नमस्कार साथियों, मैं रवि सिकरवार आपके अपने YouTube चैनल सत्यमेव जयते इस पर आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। साथियों, आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम मध्यकालीन भारत के इतिहास से लेके और आधुनिक भारत तक के इतिहास को पहले कवर करेंगे और आधुनिक भारत का इतिहास कवर करने के बाद फिर प्राचीन भारत के इतिहास पर आएंगे। आज के वीडियो से मैं मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत करूंगा और आज के टॉपिक में हम बाबर को पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है। जो प्रोसेस रहेगा पढ़ाई का वो इस तरह रहेगा, जैसे आज हमने बाबर का टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो अगले आने वाले सेशन में बाबर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन लगाएंगे। तो एक दिन थ्योरी चलेगी और एक दिन प्रैक्टिस चलेगी, इस तरह से पैटर्न फॉलो करना है। तो आज हम थ्योरी पढ़ेंगे और ये जो हमारी पढ़ाई है, ये जो हमारी सीरीज़ है वो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में, कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, रेलवेज़ के किसी भी एग्ज़ाम में, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस हर एक पेपर में काम देगा और यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम तक ऐसे और करके मान के चलिए कि वहाँ तक ये काम देगा आराम से। तो आज से एक नई सीरीज़ शुरू करते हैं। आप कह रहे थे कि सर हमें दिक्कत आ रही हैं, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर बिल्कुल क्रम से करवाइए, कभी कोई टॉपिक कभी कोई टॉपिक ये चल रहा था। तो अभी मैंने आपसे कहा था कि जल्दी 500 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद में हम ये सीरीज़ शुरू करेंगे। तो वादे के अनुसार हम वो सीरीज़ लेके हाजिर हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले शुरुआत से आपकी कोचिंग का नाम सत्यमेव जयते IAS। साथियों, आज से आपको वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर करना है, नोट्स बनाने चलने हैं। टॉपिक का नाम है मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य। एक एक चीज़ समझते हुए चलनी है मित्रों। सबसे पहले आपके सामने दो शब्द लिखे हुए हैं, एक शब्द है मुग़ल और दूसरा शब्द है साथियों साम्राज्य। पहले मुग़ल शब्द समझिए। मुग़ल शब्द का मतलब क्या है? मुग़ल शब्द का अर्थ होता है साथियों बहादुर। मुग़ल शब्द का अर्थ है बहादुर। और ये मुग़ल शब्द निकला कैसे है तो आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। ये मुग़ल शब्द दो शब्दों से मिलके बना है या दो शब्द इसमें छुपे हुए हैं, और वो दो शब्द कौन कौन से हैं? तो पहला शब्द है इसमें मंगोल और दूसरा शब्द है साथियों तुर्की। एक शब्द है मंगोल और दूसरा शब्द है तुर्की। अब यहाँ से आगे निकला है मुग़ल। अब कैसे कैसे निकला है वो समझिए। मंगोल में क्या चीज़ है? तो मंगोल में चीज़ आती है आपका पूरा मंगोलिया वाला क्षेत्र, मंगोलिया वाला क्षेत्र प्लस चीन वाला क्षेत्र। दूसरा, तुर्की में क्या क्या चीज़ शामिल है? तो तुर्की में आप कहेंगे ईरान प्लस इराक प्लस तुर्की। ईरान, इराक प्लस तुर्की। मतलब समझिए मतलब क्या है। मंगोल और चीन के क्षेत्र पर एक शासक शासन किया करता था जिस व्यक्ति का नाम था चंगेज़ खान। जिस व्यक्ति का नाम था मित्रों चंगेज़ खान। और चंगेज़ का शासन मंगोलिया पर, चीन पर और मध्य एशिया के कुछ हिस्से पर था। ऐसे ही साथियों ईरान, इराक और तुर्की वाले क्षेत्र पर एक और शासक का आधिपत्य था जिसका नाम है तैमूर लंग। तैमूर लंग। लंग शब्द का मतलब है साथियों लंगड़ा। एक युद्ध में तैमूर का एक पैर बेकार हो गया था, कोलैप्स हो गया था, इसकी वजह से उसको तैमूर लंग कहा गया। तो लंग का मतलब है लंगड़ा। अब चंगेज़ खान का शासन है मंगोलिया पर, चीन पर और मध्य एशिया के कुछ क्षेत्र पर। ऐसे ही ईरान, इराक, तुर्की वाले क्षेत्र पर और मध्य एशिया के कुछ क्षेत्र पर शासन है तैमूर लंग का। अब इन दोनों बड़े शासकों का एक वंशज हुआ और वो वंशज कौन है? चंगेज़ खान की तरफ से अगर बात करें तो चंगेज़ खान की तरफ से ये 14वीं पीढ़ी का शासक है, 14वीं पीढ़ी। और तैमूर लंग की तरफ से ये 5वीं पीढ़ी का शासक है।
तैमूर लंग की तरफ से 5वीं पीढ़ी, चंगेज़ खान की तरफ से 14वीं पीढ़ी, और इन दोनों का एक कॉमन वंशज है जिसका नाम है बाबर। और बाबर इन दोनों की कॉमन पीढ़ी को मिला के बना है ये मुगल। अब इसका मतलब क्या है थोड़ा सा वो बताता हूँ। चंगेज़ खान की तरफ से बाबर की माता थी, यानी चंगेज़ खान की तरफ से इधर ये माता का वंश चलता आ रहा था, और इधर तैमूर लंग की तरफ से पिता का वंश चल रहा था। तो पिता तैमूरी वंश का था और माता जो थी वो चंगेज़ खान के वंशज थी। अब इन दोनों पीढ़ियों से जो पैदा हुई संतान वो आया बाबर, और बाबर कहलाया एक मुगल। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि मुगल आखिर हैं कौन। दूसरा शब्द लिखा हुआ है साथियों साम्राज्य। साम्राज्य का मतलब होता है किसी विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र पर या फिर किसी विस्तृत भौगोलिक इकाई पर फैला हुआ एक राजनीतिक प्रशासक का क्षेत्र। साम्राज्य विस्तृत होना चाहिए, उस पर राजनीतिक तरीके से प्रशासन चल रहा हो, वो क्षेत्र कहलाता है साम्राज्य। तो कहने का मतलब आप समझ सकते हैं। अब ये तो आप समझ रहे होंगे कि मंगोलिया और चीन ऊपर वाले हिस्से में है और पूरा मध्य एशिया इस क्षेत्र में आ रहा है। दोनों का कॉमन साम्राज्य है और कॉमन साम्राज्य में एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम है बाबर, और जो कहलाता है मुगल। मुगल खुद को आपको बता दूं मैं मंगोल वासियों का वंशज कहने से थोड़ा सा कतराता है। इसका कारण क्या है? चंगेज़ खान के चरित्र पर बहुत सारे खून के धब्बे लगे हुए हैं, बहुत सारे निहत्थे लोगों का या बहुत सारे लोगों का, सैकड़ों हजारों लोगों का इसने कत्लेआम मचाया। इस धब्बे से बचने के लिए बाबर खुद को मंगोल और यहाँ तक उसको मुगल कहना भी पसंद नहीं है। थोड़ा सा झुकाव है उसका तैमूर लंग के परिवार की तरफ, यानी अपने इस वंश की तरफ। हालांकि तैमूर लंग ने इससे ज़्यादा अत्याचार किए, लेकिन फिर भी इसका झुकाव इधर है और इधर ज़्यादा इसकी मान्यता है। एक बार जल्दी पहले से समझाता हूँ। मुगल का मतलब है बहादुर। दो वंश हैं इसमें, एक तो मंगोल वंश, एक तुर्की वंश। मंगोल में वो शासन आते हैं जिन्होंने मंगोलिया और चीन पर शासन किया। कौन था वो? चंगेज़ खां। तुर्की में वो शासक आते हैं जिन्होंने ईरान, इराक और तुर्की वाले क्षेत्र पर शासन किया। कौन था वो? तैमूर लंग। इन दोनों के वंशज, यानी तैमूर लंग की तरफ से पिता और चंगेज़ खान की तरफ से माता, इन दोनों व्यक्तियों ने, माता पिताओं ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम था बाबर, और ये कहलाया एक मुगल। उम्मीद है मुगल समझ में आ गया होगा। साम्राज्य का मतलब है एक विस्तार वाले क्षेत्र पर, एक बड़े भूभाग पर फैला हुआ राजनीतिक प्रदेश। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो पहले पेपर से संबंधित जो वन लाइनर क्वेश्चन या फैक्ट्स बनते हैं, थोड़ा सा उनके ऊपर ध्यान देते हैं। देखते चलिए। सबसे पहले तो बाबर के जीवन से संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं, यानी बाबर का जीवन परिचय देख लेते हैं और इसमें देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साथियों सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाबर का जन्म कब हुआ? तो बाबर का जन्म आप जानते हैं 14 फरवरी को हुआ 1483 में। कहाँ हुआ? फरगना में। फरगना में एक जगह है अंदीजान। फरगना कहाँ पड़ता है? वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में फरगना पड़ता है साथियों उज्बेकिस्तान में। ये फरगना है, फरगना। जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ, फरगना में हुआ, अंदीजान में। कहाँ पड़ता है वर्तमान में? उज्बेकिस्तान में। दूसरा प्रश्न, बाबर का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। माता का नाम एहसान दौलत बेगम, कुतलुग निगार खानम। दोबारा से देख लें। माता का नाम है कुतलुग निगार खानम।
दादी का नाम ध्यान से सुनिए, दादी का नाम है एहसान दौलत बेगम। अब एक चीज़ समझते हैं, अब आपके जब आप तैयारी करते हैं किसी चीज़ की तो आपके दिमाग में ये चीज़ आती है, हम क्या करते हैं, किसी चीज़ में हम बहुत ज़्यादा घुसने की कोशिश करते हैं। कभी कभी मैंने देखा है क्लास में बच्चे पूछते हैं, सर बताइए बाबर के चाचा के लड़के के ताऊ के पिताजी का क्या नाम था। तो साथियों इतना भीतर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये कह रहे होंगे जब इतना भीतर जाने की ज़रूरत नहीं है तो आपने माता पिता दादी का नाम क्यों बताया। इसका सीधा सा कारण ये है मित्रों, क्योंकि हम बाबर जो मुग़ल वंश का संस्थापक है, जो पहला शासक है मुग़ल वंश का, कम से कम उसके माता पिता के बारे में तो हमें जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि दो बड़े वंशों से संबंध रखते हैं इनके माता पिता, दो कॉमन परिवारों से या फिर दो अलग अलग परिवारों को कॉमन कर रहे हैं इनके माता पिता, इसकी वजह से इसके माता पिता की जानकारी ज़रूरी थी। आप ये कह सकते हैं फिर दादी की जानकारी क्यों ज़रूरी है, दादी का नाम क्यों बताया। साथियों दादी का नाम इसलिए बताया क्योंकि इसकी दादी ही थी जिसने बाबर को चंगेज़ खान और तैमूर लंग के पूरे इतिहास कहानियों के रूप में सुनाए और बाबर में वो भावनाएं पैदा करी जिससे कि वो एक विस्तारवादी या साम्राज्यवादी शासक बन सका। क्योंकि जब वो कहानियाँ सुनता था अपनी दादी से तभी उसके मन में जिज्ञासा हुई भारत या अन्य देशों पर विजय करने की। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो बाबर को एक महान शासक बनाने में या फिर एक विस्तारवादी शासक बनाने में उसकी दादी का बहुत बड़ा रोल है, इसकी वजह से इसका नाम लेना भी ज़रूरी था। और दूसरी बात ये भी है कि इस दादी की सहायता से ही 1494 में, ये अगला फैक्ट बन जाएगा, 1494 में अपनी दादी की सहायता से 12 वर्ष की उम्र में, मात्र 12 वर्ष की उम्र में बाबर फरगना का शासक बन गया। कहाँ का शासक बन गया दोस्तों? फरगना का शासक बन गया। अब आगे थोड़ा सा और जानकारी देखिए। 1483 में जन्म, 1494 बन गया फरगना का शासक। 1501 में ये समरकंद को विजय करने के लिए चल देता है। समरकंद कहाँ पड़ता है साथियों? ये भी उज्बेकिस्तान में ही पड़ता है वर्तमान में। 1501 में समरकंद को विजय करने के लिए चल देता है, समरकंद को जाके जीत भी लेता है, लेकिन मात्र ये इसके हाथ में 8 महीने तक रहता है। 8 महीने बाद समरकंद बाबर के हाथ से निकल जाता है। इसके बाद 1502 में एक उज्बेक सरदार जिसका नाम है सैबानी खान, ये नाम ध्यान रखें, सैबानी खान बाबर से समरकंद को छीन लेता है। यानी 1502 में बाबर के हाथ से समरकंद निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अटैक कर देता है सैबानी खान नाम का एक उज्बेक सरदार। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं, ये उज्बेक सरदार क्या हैं। तो उज्बेक सरदार जो हैं वो एक एथनिक ग्रुप है, एक स्थानिक समूह है। कहाँ का? ये जो उज्बेक लोग हैं खासतर उज्बेकिस्तान वाले क्षेत्र में, नीचे कुछ अफ़गानिस्तान में भी, कुछ तजाकिस्तान में भी, कुछ पाकिस्तान में, कुछ तुर्की में, कुछ सऊदी अरेबिया में, इस पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इनकी जो संख्या है वो उज्बेकिस्तान में ही है। नाम से आपको पता चल रहा होगा उज्बेक है, तो उज्बेकिस्तान में ही ऑब्वियसली इसकी ज़्यादा संख्या है। तो एक उज्बेक सरदार सैबानी खान ने इसके ऊपर अटैक कर दिया और कुल मिला के समरकंद हाथ से निकल गया बाबर के से। इतिहासकार बताते हैं कि लगभग 3 बार समरकंद को जीतने की कोशिश करी बाबर ने, लेकिन वो असफल रहा। अब जब यहाँ से समरकंद को जीतने में ये असफल हो गया तो श्रीमान 1504 में इसने अपना अभियान आगे बढ़ा दिया और 1504 में इसने काबुल और गजनी को विजय कर लिया। काबुल और गजनी को विजय कर लिया तो आपको दिख रहा होगा अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल, अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ते हैं। 1504 में काबुल और गजनी वाले क्षेत्र को विजय कर लिया और वहीं पे अपना शासन स्थापित कर दिया। और 1507 में इसने एक उपाधि धारण की जिसको पादशाह, ध्यान से समझिए, या बादशाह की उपाधि कहा जाता है।
1507 में इसने खुद को पादशाह घोषित कर दिया, यानी बादशाह घोषित कर दिया। इससे पहले तक इसके पूर्वज यानी इसके पिताजी वगैरह और उसके पूर्वज खुद को मिर्जा की उपाधि से सुशोभित करते चले आ रहे थे, यानी इससे पहले मिर्जा की उपाधि धारण करते थे, लेकिन 1507 में बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण कर ली। अब ये थोड़ा सा पादशाह का मतलब समझाता हूँ। पादशाह क्या चीज़ है भाई साहब, ऊपर देखते रहो, उसमें मत लगो, देख लेना, इसमें ब्लर वलर नहीं हो जाए बिल्कुल। पादशाह शब्द श्रीमान, दो शब्द हैं इसमें, एक शब्द है पाद और दूसरा शब्द है शाह। पाद शब्द का मतलब होता है स्थायित्व, स्थायित्व या स्वामित्व। शाह का मतलब होता है स्वामी या मालिक, स्वामी या मालिक। तो कुल मिला के पादशाह का मतलब क्या हुआ? पादशाह का मतलब हुआ एक ऐसा स्वामी या एक ऐसा मालिक जो स्थायी है। ध्यान से समझिए, पादशाह का मतलब हुआ एक ऐसा स्वामी जो स्थायी है। कहने का मतलब जिसको अपने पद से अपदस्थ नहीं किया जा सकता, यानी अपने पद से हटाया नहीं जा सकता, उस व्यक्ति को कहा गया पादशाह। और ये पादशाह की उपाधि 1507 से धारण करना शुरू कर दी बाबर ने। उम्मीद है यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई है। 1483 में जन्म, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम है। पिता का नाम से ये समझ में आ गया, पूरी आपको कहानी समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो एक बार थोड़ा सा रुक के वीडियो को पॉज करके देखें। बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ और डिटेल में चलूँगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, और यहाँ तक ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बन गया। अब चलते हैं भारत की विजय की ओर, यानी बाबर ने भारत को विजय करने के लिए जो अपने अभियान चलाए, वो 5 अभियान कौन कौन से हैं अभी देखते हैं। थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत शानदार चीज़ें हैं, बहुत आसानी से समझ में आएंगी। टॉपिक भी साफ कर देता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए आपको ज़्यादा रोमांचित होना है, पढ़ाई में मगन होना है, तो थोड़ा सा आपको मैं पॉलिटिकल मैप की तरफ लेके चलूँगा, और ये पॉलिटिकल मैप से ही हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट जल्दी जल्दी एक छोटा सा पॉलिटिकल मैप बना लेते हैं इंडिया का। आप सब लोग जो तैयारी कर रहे हैं, मैं सबसे गुजारिश करूँगा, सब लोग सीख लो पॉलिटिकल मैप बनाना, तो सबको आना चाहिए। और ज़्यादा नहीं तो कम से कम ऐसा तो हो कि हाँ थोड़ा सा काम चलाने लायक तो होना ही चाहिए। बिना पॉलिटिकल मैप के चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी। अब ये इधर तो आप सब जानते हैं, ये पॉलिटिकल मैप क्यों ऐसा आपको बताया जा रहा है। थोड़ा सा छोटा रह गया, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ये अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा दोस्तों। दिख रहा है ना यहाँ तक? हाँ जी सर जी, दिख रहा है, पूरा दिख रहा है ना? तो करो उसको सही। साथियों अब ध्यान से देखिए, ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। अब मैं समझाने जा रहा हूँ आपको बाबर के भारत पर आक्रमण। कहानी पहुंच गई थी हमारी 1507 तक। 1507 में बाबर ने
उपाधि धारण कर ली बादशाह की। अब भारत को विजय करने के लिए चल देता है आपका बाबर। अब आप जानते हैं ये नक्शा अभी जो बनाया है ये हमने तो 1947 के बाद का नक्शा बनाया है। आप जानते हैं ये पाकिस्तान है इधर, और पाकिस्तान से लगता हुआ ये वाला जो क्षेत्र है ये अफ़गानिस्तान, और ये पूरा ईरान वाला क्षेत्र पाकिस्तान से भी लगेगा। अब ये ईरान है, ईरान के इधर ईरान, इराक, इराक के बाद सीरिया, सीरिया के बाद तुर्की। ऊपर जानते हैं आप ये वाला जो क्षेत्र है कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर जानते हैं आप। और इधर तुर्की के ऊपर काला सागर है, इधर इधर आप जानते हैं नीचे भूमध्य सागर लगता है, इधर मारमरा सागर है। वो सारे जब भौगोलिक नक्शा आप देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा देख लिया करो। मुझे केवल यहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी। ऊपर थोड़ा सा ये साफ कर देते हैं। यहाँ से जो क्षेत्र लगे हुए हैं ये क्षेत्र है आपका उज्बेकिस्तान। थोड़ा सा ये क्षेत्र जो लगा हुआ है ये है तुर्कमेनिस्तान, यहाँ तक दिख रहा है ना। और इधर वाला क्षेत्र है श्रीमान उज्बेकिस्तान से ऊपर, ये पूरा इधर कर देते हैं, ये चाइना आ जाएगा नीचे, तजाकिस्तान। ये आपका अफ़गानिस्तान और ये आपका पाकिस्तान और ये वर्तमान में आपका भारत। अब ध्यान से समझते चलें कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। कहानी शुरू हुई है श्रीमान यहाँ से उज्बेकिस्तान से। उज्बेकिस्तान में एक फरगना नाम का शहर है। फरगना का शासक बना 1483 में बाबर। बाबर ने फरगना को जीतने के बाद यानी फरगना का शासक बनने के बाद आगे समरकंद पर अटैक कर दिया 1501 में। 1502 में वहाँ से निकाल दिया गया वो। फिर 1504 में उसने काबुल और गजनी यहाँ पर, अब ये विजय अभियान इस तरह से चल रहा है, फरगना से समरकंद, समरकंद से होते हुए काबुल, ये क्षेत्र है आपका काबुल। काबुल से आगे चलता है तो यहाँ पे गजनी, काबुल और गजनी। एक क्षेत्र और बता देता हूँ जिसकी आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे ये क्षेत्र है कंधार, ध्यान रखिएगा, कंधार, गांधार नहीं है। गांधार की राजधानी तक्षशिला, प्राचीन भारत में जा रहे हैं आप, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो पाकिस्तान में पड़ता है वो नहीं, कंधार। ध्यान हो आपको, अगर जो विमान अपहरण की घटना है, भारतीय विमान अपहरण की घटना, कंधार में ही ले जाके खड़ा कर दिया था वो विमान भारतीयों का, ये कंधार है। तो अब ध्यान से सुनिए, बाबर यहाँ से अपना विजय अभियान शुरू करता है और यहाँ से जाते समरकंद। समरकंद को न जीत पाने के बाद वो काबुल पे चढ़ाई कर देता है, फिर गजनी पे। अब गजनी और काबुल ये उसके पास हैं, इसी समय पे कंधार भी उसके पास में आ जाता है। अब यहाँ से आगे जल्दी जल्दी कहानी सुनिए। अब यहाँ से बाबर के भारत पर विजय के अभियान शुरू होते हैं। अब चूँकि ये सीमा तो उस समय नहीं होगी क्योंकि 1947 से पहले का नक्शा है ये, तो कुल मिला के पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही चीज़ थे, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक नदी निकलती है श्रीमान जिसका नाम है सिंधु नदी, थोड़ा सा उसके ऊपर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सिंधु नदी है। इसके बाद में एक नदी है झेलम, झेलम के बाद एक नदी निकलती है चिनाब, चिनाब के बाद एक नदी है रावी, और एक नदी इधर से निकल के आती है सतलज। ये सारी नदियां हैं ऐसे, और इसी वजह से पंजाब कहते हैं इसको, 5 नदियों की भूमि कहते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं, अब ये पॉलिटिकल मैप है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी होगा। ये क्यों बताया है अभी बताऊंगा आपको, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूँ जैसे आपको कहानी समझ में आए। अब ध्यान से सुनिए, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया 1519 में, पहला आक्रमण किया 1519 में, और 1519 में पहला आक्रमण बाबर ने जो किया वो बाजौर और भेरा पर किया। पेपर में सवाल बनना ही बनना है। बाबर का पहला आक्रमण भारत पे हुआ है 1519 में, किस जगह पे? बाजौर और भेरा पर। तो आप जानते हैं ये वाला जो क्षेत्र है इसको खैबर पख्तूनख्वा इलाका बोलते हैं आजकल। खैबर पख्तूनख्वा इलाके में
जैसे ही आपने देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ से यहाँ एक दर्रा है बिल्कुल बॉर्डर पे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, और इस दर्रे का नाम है खैबर का दर्रा। अब आप काबुल से इधर चलेंगे तो खैबर का दर्रा पड़ेगा, और खैबर के दर्रे को पार करते ही जो अगला क्षेत्र पड़ेगा वो पड़ेगा बाजौर का क्षेत्र। बाजौर का क्षेत्र खैबर पख्तूनख्वा इलाके में वर्तमान में, और इससे आगे जाएंगे तो पंजाब प्रांत में बिल्कुल यहाँ पर, तो पंजाब प्रांत में दूसरी जगह पड़ती है भेरा। भेरा वर्तमान में एक तहसील है, ये एक ज़िला है। तो बाजौर और भेरा पर आक्रमण कर दिया। अब काबुल से कहानी शुरू हुई। 1519 में बाबर और उसकी सेना चलती है, बाजौर पर आक्रमण करती है। बाजौर को जीतते हुए ये जीत लेते हैं किसको? भेरा को। बाजौर और भेरा दोनों ही महत्वपूर्ण युद्ध इसलिए हैं क्योंकि भारतीय इतिहास में पहली बार तोपों और बंदूकों का प्रयोग किसी युद्ध में हुआ तो इसी युद्ध में हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बार किस युद्ध में बंदूकों का प्रयोग हुआ, तो बाजौर और भेरा के युद्ध में। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाजौर और भेरा को जीतने के बाद ये वापस लौट गया। फिर इसने दोबारा से 1519 में ही सितंबर के महीने में दूसरा आक्रमण किया। सितंबर 1519 में दूसरा आक्रमण किया। दोबारा से ये खैबर के दर्रे से होता हुआ इधर आया, बाजौर और भेरा की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इसको रास्ते में ही पता चला कि ख्वारिज़्म में नहीं, बदख्शां का जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र बदख्शां का क्षेत्र कहा जाता है। अब ध्यान से समझिए, बदख्शां के लोगों ने विद्रोह कर दिया पीछे से। मैं दोबारा से आपको समझा रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ कि जब ये 1519 में दूसरा आक्रमण करने के लिए आ रहा था भारत पर, इसी समय इसको रास्ते में पता चलता है कि ख्वारिज़्म निकल रहा है, बदख्शां लिख देता हूँ, बदख्शां के लोगों ने विद्रोह कर दिया। और ये बदख्शां का क्षेत्र कहाँ कहाँ है? कुछ क्षेत्र तो उज्बेकिस्तान में है, कुछ तजाकिस्तान में है, कुछ अफगानिस्तान में पड़ता है, थोड़ा बहुत क्षेत्र चाइना में भी बताते हैं, वहाँ भी पड़ता है। तो यहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया। इसकी वजह से इसको रास्ते में से ही वापस लौटना पड़ा। लेकिन 1520 में इसने तीसरा आक्रमण किया। 1520 में इसने किया तीसरा आक्रमण। अब तीसरा आक्रमण करते हुए आया तो बाजौर को जीता फिर दोबारा से भेरा को जीत लिया दोबारा से। अब आगे चलता चला गया और आगे चलते हुए सियालकोट को जीत लिया। सियालकोट को जीतते हुए फिर ये आगे बढ़ता है, और यहाँ पे एक इस्लामाबाद में एक जगह पड़ती है। अरे यार, इस्लामाबाद वहाँ पे कैसे पहुँचा दिए? थोड़ा सा इधर करते हैं, और इधर थोड़ा सा उधर मत जाइए। सैयदपुर, इधर ये सियालकोट, सैयदपुर। तीसरा आक्रमण हुआ है 1520 में। बाजौर को दोबारा से जीता, भेरा को जीतने के साथ साथ सियालकोट को जीता। सियालकोट के बाद सैयदपुर को जीत लिया। और उम्मीद है यहाँ तक ये बाबर का अभियान पहुँच गया है, बिल्कुल भारत में ही पहुँच गया। अब ये तीसरा आक्रमण हो गया। चौथा आक्रमण हुआ 1524 में। अब यहाँ से कहानी आपको ध्यान से समझनी है, और कहानी क्या है, कैसी कहानी बनेगी, वो आपको ध्यान से समझना है। और ये समझने के लिए थोड़ा सा अब आपको भारत का पॉलिटिकल मैप समझना पड़ेगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई है आपको। थोड़ा सा अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, खेल दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये वाला जो चित्र है पूरा विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य। और इस विजयनगर साम्राज्य पे एक शासक शासन कर रहा था जिसका नाम है कृष्णदेव राय। तुलुव वंश का शासक था। आप जानते हैं विजयनगर साम्राज्य में 4 महत्वपूर्ण वंश हुए हैं, संगम, सालुव, तुलुव और अराविडु वंश। कोटा का युद्ध हुआ तब उसमें दिक्कत हो गई, उसके बाद ये पतन हो गया इसका। खैर, विजयनगर साम्राज्य पर शासन कर रहा था कृष्णदेव राय।
इससे ऊपर था एक साम्राज्य जिसको बोलते थे आप बहमनी, लेकिन बहमनी से पहले थोड़ा सा इधर से नक्शा बनाते चलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। गुजरात की तरफ से नक्शा बनाते हैं। ये है गुजरात वाला क्षेत्र। गुजरात के ऊपर आप देखेंगे तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच एक क्षेत्र हुआ करता था जिसका नाम है खानदेश। खानदेश, और खानदेश के पास में ही सटा हुआ क्षेत्र था आपका मालवा का। मालवा के नीचे पूरा ये बहमनी साम्राज्य या बहमनी वंश के जो लोग शासन कर रहे थे वो। इधर आपका ये उड़ीसा वाला क्षेत्र, और ऊपर ये गोलकुंडा। थोड़ा सा जगह कम रह जाती है तो ध्यान से ऐसे ही करके चलना पड़ेगा। गोलकुंडा, और ये पूरा आपका यहाँ तक, थोड़ा सा यहाँ पे और देख लीजिए, यहाँ पे अर्गुन का एम्पायर था, अर्गुन एम्पायर, अर्गुन एम्पायर। और यहाँ बचा हुआ आपका राजस्थान वाला इलाका, ये मेवाड़, और मेवाड़ पे शासन कर रहे थे उस समय राणा सांगा, जिसको आप राणा संग्राम सिंह के नाम से भी जानते हैं। अब साथियों, ऊपर वाला पूरा हिस्सा, ये पंजाब से लेके पूरा पंजाब, ये पूरा पंजाब है, और ये पंजाब से लेके पूरा दिल्ली, आगरा और आपका पूरा बिहार वाला क्षेत्र यहाँ तक, पूरा ये पूरा साम्राज्य, ये लोधी वंश शासन कर रहा था इसके ऊपर, पूरे पे लोधी वंश। ये पूरा साम्राज्य जो दिख रहा है ये था लोधी वंश, और लोधी वंश का अंतिम शासक था इस समय इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, पहले से लिख देता हूं। सबसे पहला संस्थापक था इस वंश का बहलोल लोधी, दूसरा हुआ सिकंदर लोधी, और इसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ इब्राहिम लोधी। जब बाबर आक्रमण कर रहा था भारत के ऊपर तो दिल्ली का शासक था लोधी वंश का इब्राहिम लोधी। अब ध्यान से समझें, इब्राहिम लोधी लोधी वंश का शासक था, और पूरे साम्राज्य को इसने कुछ छोटे छोटे प्रांतों में बांट रखा था। पंजाब प्रांत की जो जिम्मेदारी है वो दे दी गई है दौलत खां लोधी को। ये तो समझ में आ गया होगा, ये तो साफ कर दूं मैं, क्योंकि अगर ये बना रहा तो फिर यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत होगी। तो ये पूरा पंजाब है, ऐसे समझ लीजिए, पंजाब वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे दौलत खां लोधी गवर्नर है इसका। अब ध्यान से समझें, 1524 में कहानी पहुँच गई है। अब दौलत खां लोधी, एक चीज़ और ध्यान से देख लीजिए, बहलोल लोधी का एक बेटा है जिसका नाम है आलम खां। दौलत खां लोधी का बेटा है दिलावर खान। अब ये थोड़े से पात्र आपको ध्यान रखने हैं। 1524 में चौथे आक्रमण के लिए बाबर आगे बढ़ चुका है। उसने बाजौर को जीत लिया, भेरा को जीत लिया, भेरा को जीतने के बाद उसने सियालकोट को जीत लिया, सियालकोट को जीतने के बाद उसने सैयदपुर को भी जीत लिया। अब ये शासक आगे बढ़ता चला जा रहा है। 1524 में उसी समय इधर क्या हो रहा था, यानी भारत में क्या हो रहा था, दौलत खां लोधी चाहता था कि मैं पंजाब वाले क्षेत्र का स्वतंत्र शासक बन जाऊं। दूसरी बात, मेवाड़ के राणा सांगा चाहते थे कि मैं दिल्ली का शासक बन जाऊं, यानी दिल्ली तक मेरी पहुंच हो जाए। तीसरी बात, जो बहलोल लोधी का पुत्र है आलम खां, वो चाहता था कि मैं दिल्ली का शासक बनूं। तो इसकी वजह से, यानी आपसी षड्यंत्र करके दौलत खां लोधी ने और मेवाड़ के राणा सांगा ने, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राणा सांगा ने निमंत्रण भेजा था
भारत पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन कुछ कहते हैं कि निमंत्रण नहीं भेजा था। लेकिन हालांकि पुस्तकों में तो ऐसा ही वर्णित है कि राणा सांगा ने भी ऐसा कहा था। उसकी वजह यही थी कि वो भारत पर यानी दिल्ली पर अपना कब्जा चाहते थे। खैर जो भी हो, अब आगे चलते हैं। तो कुल मिला के 1524 में यहाँ पे षड्यंत्र होना शुरू हुआ। आगे बाबर तो आक्रमण करता चला ही आ रहा था, इधर दौलत खां लोधी ने और राणा सांगा ने निमंत्रण भेज दिया कि आप आइए और आके भारत के ऊपर अटैक करिए। अटैक करने के बाद आपको दिल्ली की गद्दी मिल जाएगी और दौलत खां लोधी को पंजाब का गवर्नर बना दिया जाए। बाबर ने कहा कि ठीक है जी, हम आते हैं। तो 1524 में आक्रमण करते हुए बाबर अपनी सेनाओं को लेके आगे बढ़ता चला गया। अब बढ़ता चला गया तो बाबर ने 1524 में लाहौर और दीपालपुर, दोनों पास के क्षेत्र हैं बिल्कुल, 1524 में लाहौर और दीपालपुर पर कब्जा कर लिया। अब जब कब्जा किया तो दौलत खां लोधी बाबर से बोला, दौलत खां लोधी कहाँ का शासक है? लाहौर का। और 1524 में बाबर ने लाहौर पर ही कब्जा कर लिया। दौलत खां लोधी कह रहा है बाबर से कि हमारी तो शर्त हुई थी कि जैसे ही आप आक्रमण करेंगे तो आपको दिल्ली का सुल्तान बनना है। आपने तो मेरा ही क्षेत्र छीन लिया, लाहौर वाला क्षेत्र ही छीन लिया। अब ये बोले कि नहीं भाई, छीन लिया तो छीन लिया, मैं लुटेरा थोड़ी हूँ, मैं तो एक साम्राज्यवादी लेखक हूँ, साम्राज्यवादी आक्रांता हूँ, विस्तारवादी आक्रांता हूँ। आप जानते हैं तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया, बहुत सारा सामान लूट के, धन लूट के ले गया। अब ये लुटेरा थोड़ी है, ये क्या है? ये एक विस्तारवादी शासक है, यानी अपना साम्राज्य बढ़ाने आया है, ना कि लूटने। तो उसने लाहौर पर ही कब्जा कर लिया। जैसे ही लाहौर पर कब्जा किया, यहाँ पर दौलत खां लोधी ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह कर दिया तो दौलत खां लोधी और आलम खां दोनों लोग मिलके बाबर के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिए। लेकिन जब तक ये विद्रोह करते, दौलत खां लोधी का ही बेटा दिलावर खान जाके बाबर से मिल गया। अब बाबर से दिलावर खान जाके मिला तो बाबर ने बड़ा ही सूझबूझ से काम लिया, सुल्तानपुर का शासक बना दिया दिलावर खान को और खान खाना की उपाधि दे दी। खान खाना, खान खाना का मतलब खानों में खान, 30 मार खान, दिलावर खान। तो सुल्तानपुर का शासक बना दिया दिलावर खान को और खान खाना की उपाधि दे दी। बड़ा ही खुश हुआ दिलावर खान, बोले कि भाई मज़ा आ गया। अब उसने क्या किया, फिर 1524 में जो 5वां आक्रमण है उसका, 1524 में बाबर ने लाहौर, दीपालपुर और इससे सुल्तानपुर को भी छीन लिया। और ऐसा माना जाता है कि 1524 में इसका बेटा यानी बाबर का बेटा हुमायूं भी अपने बाप के साथ में, बाबर के साथ में युद्ध करने के लिए मैदान में आ गया। इससे पहले ये बदख्शां के विद्रोह को दबा रहा था। बाबर बड़ा ही समझदार व्यक्ति है, अगर भारत की विजय करनी है तो उसने अपने सबसे प्रिय पुत्र, बड़े समझदार पुत्र को बदख्शां की जिम्मेदारी सौंप दी कि आप यहाँ का विद्रोह दबाते रहिए। लेकिन जब 1524 में वो अपना 5वां आक्रमण कर रहा था, दौलत खां लोधी प्लस आलम खां, ये दोनों का क्षेत्र छीन ही लिया और साथ में सुल्तानपुर का भी क्षेत्र छीन लिया। अब ध्यान से देखिए, पूरा जो साम्राज्य है उसका बढ़ते 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 यहाँ तक आ गया है, यानी ये क्षेत्र भी चला गया और आगे तो आपको सीधे दिल्ली दिख रही है। लेकिन दिल्ली से पहले ही बीच में हरियाणा वाला क्षेत्र पड़ जाता है और हरियाणा वाले क्षेत्र में यहाँ पे बीच में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है पानीपत। और पानीपत के मैदान में अब इधर तो इब्राहिम लोदी की सेना, इधर बाबर की सेना टकराने वाली है और यहीं पे पहला युद्ध छिड़ने वाला है अब, और जिसको कहते हैं पानीपत का पहला युद्ध या पानीपत की पहली लड़ाई, जो होगी 1526 में। कितना समय हो गया?
40 मिनट हो गई। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, एक वीडियो यहीं तक बनाते हैं और फिर दूसरी वीडियो आगे मिल जाएगी। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। धन्यवाद।